Hello dear students, today we will discuss the factor affecting the rate of reaction कि कौन से वो फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है या किन से अफेक्ट होती है रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास जो फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। सेकंड कौन सा है? सेकंड है टेम्परेचर। सेकंड टेम्परेचर। थर्ड है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड फोर्थ वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड द लास्ट फैक्टर है जो वो है आपका लाइट। क्या है? लाइट। अब इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे हम। ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको ये 5 फैक्टर क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन को डिक्रीज, जो रेट है उसकी डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है? कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं। अब कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है एक रेट ऑफ रिएक्शन को, कैसे अफेक्ट करती है? सपोज दैट मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट क्या है? या एटम हो सकते हैं रिएक्टेंट के अंदर, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा नंबर में होंगे। जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा? कोलिजन। अगर कोलिजन हो रहा है, टकरा रहे हैं आपस में, तो ये क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर कोलिजन क्या है, कम है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, कम। अगर कोलिजन क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। इट मींस कोलिजन से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अगर ये इंक्रीज हो रही है, इट मींस रिएक्शन क्या है, फास्ट। तो वो कैसे फास्ट हुई? जब हमने क्या कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जब हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट होती है। या एक आप लाइव एग्जांपल देखो। आपने क्या देखा है, आप किसी वुड के पीस को, लकड़ी के टुकड़े को जलाया होगा। अब लकड़ी के टुकड़े को अगर हम इंडोर, अंदर कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर जलाएं, ये एक रूम के अंदर जलाया, फिर उसको ऐसा हीट पीस लिया, वो कहां, आपने बिल्कुल ओपन स्पेस के अंदर जलाना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे रूम के अंदर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मतलब ये कार्बन होगी, इसको जो ऑक्सीजन है इसके अंदर, रूम के अंदर क्या मिल रही है, कम मिल रही है। लेकिन अगर हम उसी को ओपन स्पेस में ले जाए, वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। मींस अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, जल्दी जलेगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगर ओपनली जलाएंगे तो जल्दी जलेगा, अगर रूम में जलाएंगे तो वो कम चलेगा। ये यही रीजन है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे रूम के अंदर क्या है, कम। ये ऐसे आप कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसे कंसंट्रेशन का रोल है एक रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने में या स्लो करने में। तो कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, या सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज होती है। सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखिए, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर क्या है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। क्या करता है, फास्ट करता है। अब हम कंसंट्रेशन वाला फैक्टर लेके आते हैं, उसमें क्या बोला था हमने, कोलिजन। कहता है अगर हम
हम रिएक्टेंट को का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतने ही जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इट मींस टेम्परेचर कोलिजन को बढ़ा रहा है, और कोलिजन से क्या हो रहा है, आपकी जो रिएक्टेंट है वो जितनी जल्दी से जल्दी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट, और जितनी ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होगा इसका मतलब उसको रिएक्शन होने में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। एक रिएक्शन कर रहे हो आप विदाउट टेम्परेचर और एक टेम्परेचर में, तो दोनों में क्या है, फर्क है ना। एक रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और एक क्या होगी, स्लो होगी। तो इस टाइप से टेम्परेचर क्या करता है, जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट क्या करता है, इसको यहां तक पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी, ये इस यहां से लेके और जो ऊपर यहां तक जाने में जो एनर्जी, एक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट क्या करेगा, अब रिएक्टेंट ने कहां तक जाना है, यहां तक, तो टेम्परेचर इसका क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनको यहां तक पहुंचाने के अंदर को क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो यहाँ जाके फिर किसमें, प्रोडक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से टेम्परेचर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। और नॉर्मली कहता है 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो नियरली क्या हो जाती है, डबल, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है वो हम इसमें अलग से दिया हुआ है, जैसे कंसंट्रेशन पे ये मोस्टली चैप्टर बेस्ड है, और टेम्परेचर का जो आर्हेनियस का कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर का, उसको भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी जस्ट कैसे अफेक्ट करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें पढ़ना। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अब ये रिएक्टेंट था, ये क्या है, प्रोडक्ट। अब क्या था, अगर रिएक्टेंट के अंदर क्या है, जो बॉन्ड है, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। अगर इसके अंदर ओल्ड बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस रिएक्शन को होने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। इट मींस इसकी जो रेट है वो क्या होगी, स्लो। अगर इसके बॉन्ड क्या है, वीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लाइक एक एग्जांपल, जैसे आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनता है, NO, सेम एज CO प्लस और 2 गिव राइज टू CO2। अब दोनों रिएक्शन क्या है, जैसे लग रही है, लेकिन ये फास्ट है और ये क्या है, स्लो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही है, नेचर ऑफ बॉन्ड। देखने में तो जैसे लग रही है, यहाँ भी 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन इन दोनों के बॉन्ड में क्या है, डिफरेंस है। तो इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट कैसा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। अब सरफेस एरिया क्या है, मतलब ये बात कर रहा है कि रिएक्टेंट जो, रिएक्टेंट का एरिया कितना है, रिएक्टेंट का फेस कौन सा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि हम मोस्टली सरफेस एरिया के केस में किसी चीज को क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म, तो उसको क्या मिल जाता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है और ज्यादा रिएक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। ऐसे हमारे पास 3 फेस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सबसे रिएक्टिव जो इनमें, सबसे रिएक्टिव आपको पता है गैसेस क्या होती है, रिएक्टिव होती है। अब जो ये गैसेस हैं, गैसेस क्या है, जो रिएक्ट करेंगे किसी से, क्या करेंगे, फास्टली, क्योंकि गैसेस के अंदर सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, लिक्विड के अंदर उससे कम है, और सबसे कम किसमें है, सॉलिड। कैसे, आप गैसेस जला रहे हैं, एक आपने लिक्विड को जलाया, सपोज पेट्रोल डीजल,
और सॉलिड आपने कोल ले लिया। अब तीनों में से जल्दी कौन जल रहा है? गैसेस, क्योंकि गैसेस का क्या है, सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। तो गैसेस क्या होती है, जल्दी जलेंगी, और लिक्विड कम, और कोल उससे भी कम। तो आपको अगर सरफेस एरिया के विद रिस्पेक्ट वो पूछ लेता है तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है गैसेस का, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। यहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि एक वर्ड होता है होमोजेनियस, ये रिलेट करता है फेस से। किससे रिलेट करता है? फेस से। कि आपका रिएक्टेंट सॉरी जो केमिकल रिएक्शन का फेस कौन सा है, वो होमोजेनियस फेस में तो नहीं, या हेट्रो। हेट्रो, होमो का मतलब क्या है कि जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट या कोई कैटालिस्ट भी हो, सब जो भी चीज है उसके अंदर एक रिएक्शन के अंदर, उनका फेस क्या है, सेम। और कभी भी जो रिएक्शन सेम फेस में होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से इजीली रिएक्ट कर देते हैं, उनको किसी फेस से क्या कंपीट नहीं करना पड़ता। अब हेट्रो के अंदर क्या होगा, मान लो एक सॉलिड है और एक क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे क्या है, फेस क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इनको आपस में रिएक्ट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि होमोजेनियस जो रिएक्शन होती हैं वो फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू हेट्रो। और इनमें क्या है, गैसेस सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ऐसे आप सरफेस एरिया को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट जो फैक्टर है वो है आपका लाइट। लाइट वाले में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं। लाइट में क्या है, लाइट। अब लाइट क्या है, कौन सी लाइट, सनलाइट। अब कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं सनलाइट में होती है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सनलाइट। अगर सनलाइट ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर नहीं होगी तो स्लो होगी। तो ऐसी रिएक्शन जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है, सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो रिएक्शन नहीं। तो इस टाइप से हमारी जो कुछ रिएक्शंस हैं जो लाइट पे भी डिपेंड करती है, सनलाइट पे, तो वो सनलाइट पे ही डिपेंड होती है। ये कुछ 5 फैक्टर थे जो एक रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, और उस लॉ का नाम है, आपने बड़ा भी होगा वो, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये किससे लिंक करता है, मास। किससे लिंक करता है, मास। अब ये मास के विद रिस्पेक्ट कैसे था, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट का जो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, एक्टिव मासेस का, उसकी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और रेज टू पावर their stoichiometric coefficient. Raised to power their stoichiometric coefficient. Suppose that we have a reaction A plus B give rise to C. अब अगर ये रिएक्शन है मेरे पास, इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हमने, रेट ऑफ रिएक्शन ROR अगर लिखना है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A B, इनका प्रोडक्ट। अगर यहां पे क्या, सबसे पहले ये देखो कि A एंड B, इसको क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी आपको बताया था कि एक्टिव कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, कि एक रिएक्शन के अंदर जो मास इसका क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई रिएक्शन कर रहे हैं, हम मास क्या किया, वे किया, लेकिन हमने किया 3 ग्राम, लेकिन रिएक्शन के अंदर क्या पार्टिसिपेट कर रहा है 2 ग्राम। तो हम इस 3 ग्राम को इसको बोलेंगे क्या, एक्टिव मास। कि एक्टिव मास कितना है, जो रिएक्शन में क्या किया है, उसने पार्टिसिपेट किया, तो उसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट।
अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3, तो ये क्या चले जाते हैं पावर। ये क्या था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब डायरेक्टली को हटाने के लिए ROR डायरेक्ट को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट या बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा A into B। अगर ये पावर यहाँ पे लिखी हुई है तो आपने लिखना है, अदरवाइज आपने इनको मेंशन नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा K रेट कांस्टेंट इनटू एक्टिव मासेस ऑफ A एंड B। अब यहां से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, वो देखिए कैसे करोगे आप। मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है K इंटू A टू B। अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या आ जाए यूनिटी हो जाए, यूनिटी मींस A इज इक्वल टू क्या हो जाए 1, B क्या हो जाए 1, ये दोनों ही A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर ये कंडीशन आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया K के। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था उसके बाद क्या है, एक छोटे से पॉइंट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट जो K था उसके क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस इसके कैरेक्टरिस्टिक रिलेट करेंगे कैसे बताने आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कि जो रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट is measure the rate of reaction कि जो रेट कांस्टेंट था K था वो हेल्प कर रहा था हमारी किसमें रेट ऑफ रिएक्शन को बताने में, कैसे कर रहा था। अगर आपकी K की वैल्यू क्या है लार्जर है, ये ग्रेटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, अगर K की वैल्यू ज्यादा है किसी रिएक्शन के अंदर इट मींस उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है उसका लार्ज होगा। क्या होगा लार्ज मतलब ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अगर किसी की K की वैल्यू क्या है लेस है, स्मॉलर है, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी लो होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी लो। अगर उसमें K की वैल्यू ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हाई होगी। अगर उसमें रेट ऑफ K की वैल्यू क्या है लेस है, स्मॉलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी स्मॉल होगी। ठीक है, तो सेकंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था कि डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट, कि हर एक अलग रिएक्शन का, ये नहीं है सबका रेट कांस्टेंट एक ही होगा, हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा डिफरेंट होगा। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट, तो आप इसके अंदर ये भी बता सकते हो। थर्ड आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि अगर एट फिक्स्ड टेम्परेचर जो फिक्स टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो इंक्रीज, तो आपका रेट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या होगा वेरी करेगा।
क्या करेगा, वेरी, मींस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जनरली टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो फिक्स टेम्परेचर की ये भी एक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक में कंसीडर हो जाएगा कि एट फिक्स टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट, और अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस कांस्टेंट से तो रेट जो कांस्टेंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएट द rate constant and rate of reaction. Differentiate the rate constant versus rate constant versus किसके अंदर, rate of reaction के अंदर। अब अभी तक हमने दोनों को स्टडी किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है वो देखिए। एक साइड क्या कर लिया, रेट कांस्टेंट, इस साइड हो गया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और इस साइड हमने क्या लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हम इसको क्या बोलते हैं, एक डायरेक्टली को हटाने के लिए यूज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, इट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन किसके विद रिस्पेक्ट में बताता है, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर कम है तो ज्यादा होगी, अगर ज्यादा है तो कम, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, अगर आपकी कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन से कोई भी, रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट करती है कंसंट्रेशन से, ये किससे रिलेट करता है, कांस्टेंट से, कि आपका जो डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने जो यूज किया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं, फर्स्ट। सेकंड जो आपने इसमें डिफरेंस बताना है यूनिट का, जो के की यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, फिक्स है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये क्या है, फिक्स्ड है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी फिक्स्ड यूनिट है, वही कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन की मोल, लीटर इनवर्स और टाइम की कितनी है, सेकंड, तो हमें ये यूनिट मिल जाती है। तो इस टाइप से ये जो मेन जो डिफरेंस थे इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी, ये आपने ऐसे करना। नेक्स्ट टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब जो इस चैप्टर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उससे ही आगे जो भी हमारी डेरिवेशन बनेगी वो है आपका रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ। अब ये जो लॉ है ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म, किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म कैसे है, देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, A plus B give rise to C plus D। अगर मैं इसका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका जो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, K A
इंटू बी ए बी। अब ए और बी क्या है दोनों, ये क्या है, स्टिकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या है, स्टिकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस एंड रेज़ टू पावर है स्टिकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। और डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने क्या यूज की थी, के यूज की थी। अब ये उसने ऐसे थ्योरेटिकली डाटा बता दिया कि कोई भी रिएक्शन है, अगर आपने उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन जो रेट लॉ आया, रेट लॉ ने क्या बताया, कहता ऐसे नहीं हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, किसके भी रिस्पेक्ट, ये ए और बी ये क्या है, स्टिकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब रेट लॉ ने क्या बोला, रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए बी एक्स वाई। कहता है एक्स जो वाई है, एक्स प्लस वाई, इनका जो क्या है सम है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ। अब यहां पे ए और बी, यहां पे एक्स और वाई, ये कहता है जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या आपकी जो रिएक्शन है वो जरूरी नहीं कि उसके अंदर जो ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हम यूज करते हैं किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, कि जरूरी नहीं है कि वो क्या हो उसमें कंसीडर, जो हमारी रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने ये रिएक्शन ले ली 2a प्लस 3b गिव राइज टू c। अब मेरे पास एक रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव राइज टू c। अब इस रिएक्शन के अंदर जो मैंने ये 2a प्लस 3b लिखा है, ये क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये इस रिएक्शन के अंदर ये तो नहीं जरूरी कि इसके दो, इसके क्या है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 और 3 के विद रिस्पेक्ट, ये A और B भी हो सकती है। मतलब इसने तो ऐसे ही बता दिया था, किसी रिएक्शन को देखो और लिख दिया। लेकिन जो हमारा रेट लॉ है इसने क्या बताया कि ये जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, x और x एंड y, ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, डिटरमाइंड। ये नहीं कि मैंने इसको देख के लिख दिया, जो एक्सपेरिमेंट बोलेगा उसके विद रिस्पेक्ट मैं क्या कर सकता हूं, किसी का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। और रेट लॉ से हमारा क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ये वैल्यूज होती हैं x और y की, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, और ये इक्वल हो भी सकती है, ये भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू क्या हो a, y इज इक्वल टू क्या हो b, लेकिन होती क्या है, ये एक्सपेरिमेंट। तो ये लॉ क्या हो गया था, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या था, वैलिड नहीं था। तो कौन सा लॉ वैलिड है इसके लिए, रेट लॉ। और एक और लिमिटेशन थी कि जो हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन है ये एलिमेंट्री मींस वन स्टेप रिएक्शन के लिए वैलिड था, वन स्टेप रिएक्शन, ये भी आपने याद रखना। और रेट लॉ मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए क्या था, वैलिड। तो x प्लस y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ आपने याद रखना है, कोई भी हम किसी का अगर ऑर्डर बताना है, रेट लॉ लिखना है तो वो एक्सपेरिमेंटली है, वो हम ऐसे किसी का भी मेंशन नहीं कर सकते। कभी आप रिएक्शन को देखो और उसके विद रिस्पेक्ट क्या लिख दो, उसका रेट लॉ। अब रेट लॉ से क्या पता लगा हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ कंसंट्रेशन which is experimentally determined कि जो वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की है और वो उसकी क्या है, एक्सपोनेंट पावर है, उनका जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर।